Good morning, students. Welcome to SST class. Yesterday we started chapter 11. The Iron Age Civilization. I hope all you are read carefully. So हमने ये रीड किया था कॉपर के बाद ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज के बाद आपकी आयरन मेटल जो है वो डिस्कवर हुई थी। और इसी पीरियड में जब ब्रॉन्ज एंड हो रहा था और आयरन एज शुरू हो रहा था, तभी जो है वैदिक सिविलाइजेशन भी साथ साथ आई। मतलब एक साथ है ये। इस टाइम में वेद लिखे गए। तो हम आज ये रीड करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, पेज नंबर 95 से। द वर्ड वेदा और ऋग मीन्स नॉलेज। तो वेदा का मतलब क्या है? नॉलेज यानी कि ज्ञान। द नॉलेज कंटेन इन वेदास इज़ फॉर द होल मैनकाइंड। जो वेदों के अंदर ज्ञान है वो पूरी मानव जाति के लिए, ये नहीं है कि इस कास्ट के लिए है या उस कास्ट के लिए नहीं है। बिकॉज ऑफ द टर्म वेदा दिस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज़ कॉल्ड द वैदिक पीरियड। क्योंकि जो ये पीरियड है वेदा का, तो वो क्या किस नाम से इंडियन हिस्ट्री में वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। एज वेदास आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। क्योंकि इस पीरियड के बारे में जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है उनका मेन सोर्स क्या है? वेदों को पढ़ के हमें पता चलता है कि उस समय लोग कैसे थे। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद। आपको पता है, आप अपनी डीएस की बुक में रीड करते हो कि हम 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। द वैदिक पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक अर्ली वैदिक पीरियड शुरुआत का और एक लेटर मतलब बाद का। The early Vedic period is also referred as Rig Vedic period, as the Rig Veda provides us information about this period. जो early Vedic period है, शुरू का वैदिक पीरियड है, उसको हम ऋग वैदिक पीरियड भी ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। क्योंकि ऋग वेदा ही जो है इस टाइम का हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ऋग वेदा से ही हमें इस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। द रेस्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ब्राह्मण्स, Arnyaks and Upanishads provide information about the later Vedic period, which is also known as epic age. बाकी जो वैदिक लिटरेचर है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, अर्ण्यक है, उपनिषद है, ये हमें जो लेटर वैदिक पीरियड है उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसको हम एपिक महाकाव्य एज के नाम से भी जाना जाता है। डू यू नो ऋग्वेदा इज़ द ओल्डेस्ट वेदा कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स एगो। ऋग्वेदा जो है सबसे ओल्ड वेदा है और ये लगभग आज से 3500 साल पहले जो है वो लिखा गया। इट इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स। हिम्स का मतलब होता है मंत्र। इसमें कम से कम इसमें 1000 से ज़्यादा मंत्र नोन एज सुक्ता, जिसको हम सुक्ता कहते हैं, वो लिखे गए हैं। विच मीन्स वेल सेड, जिसका मतलब है अच्छे से कही गई बात। दोज हु कंपोज्ड हिम कॉल्ड देमसेल्फ आर्यन। जिन्होंने ये मंत्र सुक्ता लिखे वो अपने आप को क्या कहलाते थे? आर्यन। एंड देयर ओपोनेंट्स आर दासास एंड दस्युस। और जो उनके ओपोनेंट्स थे, विरोधी थे, वो क्या कहलाते थे? दासास एंड दस्यु कहलाते थे। पॉलिटिकल कंडीशन, अब इस समय वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम में लोगों की राजनीति कैसी थी, कैसे राजा लोग थे, कैसे शासन व्यवस्था चलती थी। ऋग्वेदा मेंशन राजा हु वर डिफरेंट फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वेदा ये मेंशन करता है जो राजा है वो लेटर वैदिक पीरियड में कुछ डिफरेंट था। दो पार्ट्स में डिवाइड है ना वैदिक पीरियड, एक अर्ली सबसे पहले शुरू हुआ, फिर थोड़ा लेटर वैदिक पीरियड, बाद वाला वैदिक पीरियड। दे नाइदर हैड कैपिटल्स, सिटीज़, पैलेसेस और आर्मीज, नोर दे कलेक्टेड टैक्सेस। ना तो उनके पास उनकी कोई राजधानी थी, ना उनका कोई शहर था, ना पैलेस थे, महल थे, आर्मी नहीं थी, और ना ही वो टैक्स कलेक्ट करते थे। किंगशिप वॉज नॉट ऑन हेरिडेटरी बेसिस। हेरिडेटरी का मतलब होता है वंश के अनुसार कि राजा कैसे होते थे बेटा, जैसे आपको पता है राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता था, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा। तो ये हेरिडेटरी हो जाती है, एक ही परिवार से, एक ही फैमिली से जब आप लोग आते हो। तो जो राजा थे वो हेरिडेटरी पोजीशन के ऊपर नहीं थे। बट इन लेटर वैदिक पीरियड, लेकिन बाद में जो वैदिक पीरियड आए, देयर वर अ नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग किंगडम। उनमें बहुत सारे छोटे और बड़े राज्य आए। वेयर किंगशिप वॉज हेरिडेटरी, जहाँ पे जो राजा की गद्दी थी वो हेरिडेटरी होगी, वंश के अनुसार होगी कि राजा का बेटा ही जो है वो राजा बनेगा। नाउ पेज नंबर 96। किंग ऑफ स्मॉल किंगडम वॉज नो कॉल्ड अ राजा। जिसका एरिया छोटा होता था वो क्या कहलाता था? राजा। वो क्या कहलाता था? राजा। ठीक है ना। अस्मार्ट और महाराजा, सम्राट और महाराजा कॉल्ड अ लार्ज किंगडम नोन एज अ राष्ट्र। जिसका राज्य बड़ा होता था वो महाराजा या सम्राट कहा जाता था।
द किंग वॉज असिस्टेड बाय पुरोहित। राजा को कौन असिस्ट करता था? पुरोहित। साथ उसका साथ कौन देता था? पुरोहित। मंत्री, सेनानी मतलब कमांडर ऑफ आर्मी जो सेना का वो होता था, एंड ग्रामीणी और गांव का जो हेड होता था यानी कि सरपंच। द किंग कंसल्टेड द सभा एंड द समिति ऑन ऑल इम्पोर्टेंट मैटर्स। और राजा के पास जो थी एक सभा और समिति होती थी, लोगों का एक समूह होता था सभा और समिति में, जो इम्पोर्टेंट मैटर में जो राजा उनसे कंसल्ट करता था, सलाह करता था। द सभा वॉज अ स्मॉल बॉडी ऑफ सिलेक्टेड विलेज एल्डर्स। जो सभा थी उसमें क्या होता था, गाँव के जो एल्डर्स थे, बड़े लोग थे, उसमें सभा में होते थे। सिलेक्टेड बॉडी होती थी छोटी सी, मतलब कुछ गांव के चुने हुए लोग, बड़े बुजुर्ग जो थे उसके मेंबर होते थे। एंड द समिति वॉज अ लार्ज असेंबली डैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग। और समिति में से ज़्यादा मेंबर होते थे जो किसके लिए उत्तरदायित्व होती थी? पॉलिसी मेकिंग के लिए, जो नीतियाँ बनाती थी, नियम कानून बनाती थी। द पावर ऑफ द किंग्स इंक्रीज इन द लेटर वैदिक पीरियड। राजा की जो पावर है लेटर वैदिक पीरियड में वो ज़्यादा बढ़ गई। दे परफॉर्म राजसूय एंड अश्वमेध याचना। अगर आपने रामायण देखी हो तो आपने देखा होगा भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था जब लव कुश ने वो घोड़ा पकड़ा था, तो वो राजसूय और अश्वमेध यज्ञ कराते थे। क्यों? द राजसूय सेक्रीफाइस वॉज परफॉर्म बाय द किंग टू गेन सुप्रीम पावर एंड द अश्वमेध वॉज फॉर डिक्लेयरिंग हिज पावर ओवर ए वास्ट टेरिटरी। राजसूय यज्ञ होता था कि अपनी पावर को गेन करने के लिए कि मैं सुप्रीम पावर है मेरे पास। और अश्वमेधा में राजा ये डिक्लेयर करता था कि जो जो जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया से उनका घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, निकलता चला जाता था, अगर वो राजा उनके साथ युद्ध करता था, जीत जाता था, तो वो पावरफुल है, अगर नहीं है तो जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा हुआ अश्वमेध यज्ञ करा रखा है वो पावरफुल है। तो ठीक है, तो ज़्यादातर क्या था, लोग पता होता था कि राजा बहुत पावरफुल है तो अपनी टेरिटरीज में से घोड़ा निकलने देते थे, और जिस राजा का वो घोड़ा होता था, अश्वमेध होता, उस राजा की सुपरमेसी को, पावर को वो स्वीकार कर लेते थे कि ये राजा हमसे ज़्यादा पावरफुल है। द इंक्रीज इन द पावर ऑफ द किंग रिजल्टेड इन डिक्रीज इन द पावर ऑफ सभा एंड समिति। तो जब राजा की पावर बढ़ गई तो सभा और समिति की पावर जो है वो डिक्रीज़ हो गई। अब आता है आपका सोशल कंडीशन, समाज में लोग कैसे रहते थे। अब आप बेटा जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो इसमें आप 2-3 बातें जरूर पढ़ते हो कि उस टाइम में पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, राजनीति दशा कैसी थी, कैसे शासन होता था। फिर आती है आपकी सोशल कंडीशन, समाज में लोग कैसे रहते थे। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी वॉज द फैमिली। जो बेसिक यूनिट था वो सोसाइटी का वो क्या था? फैमिली। द एल्डेस्ट मेल मेंबर वॉज द हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली। जो घर का सबसे बड़ा मेल मेंबर पुरुष होता था वो घर का क्या होता था? जॉइंट फैमिली में हेड, मुख्य होता था। ही वॉज नोन एज गृहपति, उसको गृहपति कहते थे। वुमेन वर हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट, औरतों की जो थी बहुत इज्जत की जाती थी। दे वर एजुकेटेड, वो एजुकेटेड थी। वुमेन लाइक अपला एंड घोषा इवन कंपोज्ड हिम्स। जो औरतों का नाम आता है जो थी अपला और घोषा, वो क्या करती थी? मंत्र भी जो है वो कंपोज करती थी, लिखती थी। द पार्टिसिपेशन ऑफ फाइव वॉज असेंशियल इन ऑल रिलीजियस सेरेमनी। औरतों का धार्मिक कोई भी धार्मिक अगर आप अनुष्ठान करते थे तो उसमें औरतों का पार्टिसिपेशन जो था वो मस्ट था। जैसे अगर आपने रामायण देखी है तो भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ कराया था तो उसमें उन्होंने माता सीता को, तो उस टाइम उन्होंने वन में थी, वाल्मीकि जी के पास थी, तो बिना औरत के वो संभव नहीं था। तो उन्होंने जो था माता सीता की एक मूर्ति बनाकर जो है अपने पास जो है यज्ञ के दौरान रखी थी। तो उनके बिना जो था कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं माना जाता था। द सोशल इविल्स लाइक सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज वर अननोन इन द अर्ली वैदिक पीरियड बट दे गेन इंपॉर्टेंस इन द लेटर वैदिक पीरियड एज द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में, शुरुआत में अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन को बहुत उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, लेकिन ना कोई कुप्रथा थी जो औरतों से रिलेटेड। जैसे सती प्रथा में क्या होता है कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ को अपने पति के साथ जिंदा चिता के ऊपर जो है वो जलाया जाता था। तो ये प्रथा नहीं थी, ना ही चाइल्ड मैरिज था अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में सती प्रथा भी आई कि हस्बैंड की डेथ के बाद उसकी वाइफ को उसके साथ जिंदा चिता में जलाया जाता था। तो देखो कितना मुश्किल है एक जीवित आदमी को ऐसे जलाना।
तो ये कुप्रथाएं बुराइयां जो हैं लेटर वैदिक पीरियड में आई और वुमेन का जो स्टेटस था, जो उनका रिस्पेक्ट थी, वो कम होती चली गई। डू यू नो द प्रिंसेस वर अलाउड टू चूज़ देयर हस्बैंड बाय स्वयंवर। जो राजकुमारियाँ थी उनको ये परमिशन थी कि स्वयंवर के द्वारा अपने राजकुमार को चुन सकते। जैसे आपने देखा कि सीता का स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी का दिखाते हैं आपको। चंडालाज वर रिगार्डेड एज पॉल्यूटेड एंड अनटचेबल। चंडालाज एक कास्ट थी, ठीक है, तो उनको सबसे पॉल्यूटेड मतलब गंदे माना जाता था, अछूत माना जाता था, उनको देखना शुभ नहीं माना जाता था। दीज पीपल परफॉर्म ब्यूरियल्स एंड क्रिमिनेशन। ये जो लोगों का अंतिम संस्कार है ना, दफनाना, उनको संस्कार करना, वो काम करते थे, इसलिए उनको अपवित्र माना जाता था। दे हैड टू लीव आउटसाइड द विलेज। ये गांव से बाहर रहते थे। यूज़ डिस्कार्डेड यूटेंसिल, जो बेकार बर्तन होते थे, यूटेंसिल्स बर्तन को यूज़ करते थे। वो आयरन ऑर्नामेंट, लोहे के गहने पहनते थे। एंड क्लोथ्स ऑफ द डेड पीपल, क्योंकि मरे हुए लोगों के साथ इनका ज़्यादा काम करते थे, उनका संस्कार करते थे, तो उनके कपड़े ये पहनते थे। तो सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्ना। जो समाज था, समाज में लोगों को 4 वर्ण में यानी कि कास्ट में डिवाइड किया हुआ था। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये 4 वर्णा थे। आपने इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, कौन कौन से वर्णा हमारी समाज में डिवाइडेड थी, और ये आज भी कहीं ना कहीं है। ब्राह्मण लुक आफ्टर द रिलीजियस मैटर। आपको पता है ब्राह्मण आज भी धार्मिक कार्यों को देखते हैं। क्षत्रिय प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्म। ये सैनिक का काम करते थे, देश की रक्षा का काम करते थे, लोगों को बाहरी और आंतरिक आक्रमण से बचाते थे। वेश्यस वर कल्टिवेटर्स एंड क्राफ्टमैन। जो वेश्यास होते थे वो खेती का या बिजनेस का काम करते थे। शूद्रास वर द लेबरर हु सर्व द अबव 3 क्लासेस। और जो शूद्रास होते थे वो लेबरर का काम करते थे और ऊपर की तीनों क्लास को वो सर्व करते थे। द पीपल ऑफ डिफरेंट वर्ना हैड द फ्रीडम टू इंटरमिंगल। जो फ्रीडम, जो तीनों विभिन्न वर्णास थे, उनको ये फ्रीडम थी कि वो आपस में इंटरमिंगल, मिक्स हो जाते थे। मैरी और चेंज देयर ऑक्यूपेशन। अपना काम भी चेंज कर सकते थे और अपने मैरिज भी किसी भी कास्ट में कर सकते थे। ये अर्ली वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में देखो बेटा, ना तो कोई बुराई आई है, किसी तरह की सती प्रथा या चाइल्ड मैरिज नहीं थी, ना ही ये था कि कास्ट। अब हमारी कास्ट कैसी है, अगर हमने किसी शूद्रा के घर में जन्म ले लिया तो हम शूद्रा हैं। अगर हमने किसी बिजनेसमैन के घर में जन्म ले लिया, मतलब बनिए के घर में जन्म ले लिया, तो हम बनिए हैं। पंडित के घर में जन्म ले लिया तो हम पंडित हैं, ठीक है ना। तो हम उसी से। लेकिन पहले क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था। जो व्यक्ति का जो काम था उसके अकॉर्डिंग उसकी कास्ट थी। मान लो कोई पंडित है, वो वेदों का ज्ञान रखता है तो पंडित है, लेकिन उसका लड़के को वेदों का ज्ञान नहीं है, वो बिजनेस करता है तो वो वेश्या है। अगर आगे उस वेश्या का लड़का अगर वो लेबरर का काम करता है तो वो शूद्र है। काम के अकॉर्डिंग हमारी कास्ट थी, बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं थी। तो इसी वजह से हम ये था कि किसी भी कास्ट में मैरिज कर सकते थे और कोई भी ऑक्यूपेशन को चुन सकते थे, क्योंकि बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं था, काम के अकॉर्डिंग हमारी कास्ट थी। बट इन लेटर वैदिक पीरियड द वर्ना सिस्टम बिकेम हेरिडेटरी एंड वेरी रिजिड। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो वर्ना सिस्टम है वो हेरिडेटरी हो गया, कि जो काम फादर करता है, जो अगर फादर की कास्ट ब्राह्मण है तो बेटा ही ब्राह्मण है, अगर क्षत्रिय है तो बेटा भी क्षत्रिय है। तो हेरिडेटरी हो गया, वंश के अकॉर्डिंग हो गया, ना कि आपके काम के अकॉर्डिंग हो गया। नो वन कुड चेंज द ऑक्यूपेशन और द वर्ना। कोई भी ना तो अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकता था ना अपनी कास्ट। बट देर वर मैनी एरियाज लाइक नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प। लेकिन कई एरिया ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहाँ पे ना तो सामाजिक और आर्थिक ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाए गए। इवन द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वॉज लिमिटेड। यहाँ तक कि जो पुजारियों का प्रभाव है उनको भी कम देखा गया, लिमिटेड है। द उपनिषद डिवाइडेड मैंस लाइफ इनटू 4 आश्रम ऑफ 25 ईयर्स। जो हमारे उपनिषद हैं, वेदास हैं, उसके अंदर भी हमारी पूरी लाइफ को ये मान के चलते कि एक आदमी की आम जिंदगी जो है वो 100 साल की है, उसको भी 4 भागों में बांटा। तो पहले जो 25 ईयर्स हैं, हर 25 25 25 25 ऐसे 4 25 हो गए तो आपका 100 बन गया। अ मैन हैड टू स्पेंड द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन गुरुकुल वेयर ही लर्न द आर्ट ऑफ लाइफ एंड रिलीजन। तो पहले 25 साल आदमी ने कहाँ गुजारने हैं, गुरुकुल में, जहाँ पे वो
लाइफ के बारे में, धर्म के बारे में सीखता है, एजुकेशन गेन करता है। उस टाइम में यही एजुकेशन थे, तो ये लिखा है, गुरुकुल में रहते थे। दिस स्टेज वॉज कॉल्ड ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य की एज कही जाती है, मतलब शादी ना करना। द सेकेंड स्टेज ऑफ 25 वॉज कॉल्ड द गृहस्थ आश्रम। जो सेकेंड 25 वाली एज थी, यानी कि 1 से 25 हो गया, अब अगली 26 से लेकर 50 साल तक की जो एज थी वो गृहस्थ आश्रम था। वन अ मैन वर्क हार्ड, गोट मैरिड एंड रेज्ड अ फैमिली। जहाँ एक आदमी काम करता है, शादी करता है और अपनी फैमिली को बढ़ाता है। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज दैट इज़ वानप्रस्थ आश्रम ही रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट टू मेडिटेट। अब थर्ड एज में, यानी कि अब उसकी जो 51 ईयर से लेके 75 ईयर तक की जो एज थी, अब उसको मेडिटेशन के लिए, ध्यान लगाने के लिए फॉरेस्ट में, जंगल में जाना है। विच इज़ कॉल्ड इन द लास्ट स्टेज विच इज़ कॉल्ड संन्यास आश्रम। और लास्ट जो फोर्थ स्टेज थी, 76 से लेके 100 ईयर्स तक की जो इसकी संन्यास आश्रम था। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब होता है जहाँ आपको अब किसी से कोई प्यार नहीं है, आपको अपनी फैमिली से कोई प्यार नहीं है, आपने सबको छोड़ के संन्यास ले लेना। आपने साधु सन्यासी देखे, उनको अपने घर परिवार से कोई अटैचमेंट नहीं होता। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्रीचिंग। और अब उनको अपने समय जो है भगवान के उपदेशों के अंदर बिताना है। सो स्टूडेंट, दैट्स ओवर फॉर टुडे। प्लीज़ रीड द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।